कहानी की शुरुआत चंद्रमा से होती है, जहां साल 1959 में मानव जाति ने पहली बार कदम रखा था। अंतरिक्ष यात्री वहां अपना झंडा गाड़ते हैं और एक पत्थर पर यह संदेश छोड़ जाते हैं कि वे संपूर्ण मानव जाति की ओर से शांति का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। चंद्रमा की सतह पर बने अंतरिक्ष यात्रियों के पद चिन्हों में हलचल होने लगती है। देखते ही देखते ज़मीन कांपने लगती है और तभी एक विशाल काली परछाई पूरे चंद्रमा को ढक लेती है। वो परछाई धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, ये एक विशाल एलियन मदरशिप थी। उसका व्यास करीब 550 किलोमीटर था और उसका वज़न चंद्रमा के लगभग 1/4 हिस्से के बराबर था। वो विशाल एलियन जहाज़ तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उधर पृथ्वी पर न्यू मैक्सिको स्थित एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। शुरुआत में वे लोग उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि ये सिग्नल किसी बेहद विशाल वस्तु से आ रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 3,75,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के पास मौजूद है। वैज्ञानिक उस सिग्नल को डिकोड करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी स्पेस कमांड भी उस सिग्नल को समझ नहीं पाता। पहले उन्हें लगता है कि वो कोई उल्का पिंड होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वो वस्तु बार बार रुक रही है और दिशा बदल रही है। इससे साफ हो जाता है कि वो कोई प्राकृतिक पिंड नहीं, बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है जो सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ये जानकारी व्हाइट हाउस तक पहुंचा दी जाती है। राष्ट्रपति तुरंत सुरक्षा अधिकारियों की आपात बैठक बुलाते हैं। शुरुआत में कुछ अधिकारी अब भी यही मानते हैं कि वो केवल एक उल्का पिंड है, लेकिन तभी मिलिट्री ऑफिसर्स सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में साफ नज़र आता है कि एक विशाल एलियन मदरशिप पृथ्वी के ऑर्बिट में आकर रुक चुकी है। और इतना ही नहीं, उस मदरशिप से 36 और विशाल एलियन शिप निकलते हैं। हर एक शिप की चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है और वे सभी 25 मिनट के भीतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले होते हैं। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राष्ट्रपति तुरंत DEFCON 3 अलर्ट जारी कर देते हैं, जो युद्ध की तैयारी का संकेत होता है। इसी दौरान एक केबल टीवी कंपनी में काम करने वाला सैटेलाइट टेक्नीशियन डेविड देखता है कि टीवी प्रसारण में बार बार रुकावट आ रही है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि ये रुकावट एलियंस द्वारा भेजे गए सिग्नल्स की वजह से हो रही है, जो सीधे उनके सैटेलाइट से जुड़ रहे हैं। डेविड उन सिग्नल्स को बाइनरी कोड में बदलता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। इधर पूरी दुनिया में अजीब से काले बादल छा जाते हैं। कुछ ही पलों में उन बादलों के बीच से विशाल एलियन शिप निकलकर सामने आते हैं और एक एक करके दुनिया के बड़े शहरों के ऊपर आकर रुक जाते हैं। उन्हें देखकर आम जनता में अफरा तफरी मच जाती है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति और सभी सुरक्षा अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मना कर देते हैं। वे अपने देशवासियों को अकेला छोड़कर भागने वालों में से नहीं होते। वे जनता से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाएं। डांसर होती है और एक सिंगल मदर भी, लेकिन इसके बावजूद स्टीव उससे बेहद प्यार करता है और जल्दी उससे शादी करने वाला होता है। अचानक ज़मीन में भूकंप जैसा झटका आता है। स्टीव और जैस्मीन बाहर निकलते हैं और जब वे आसमान की ओर देखते हैं तो शहर के ऊपर मंडराते विशाल एलियन शिप को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हालांकि स्टीव छुट्टी पर होता है, लेकिन देश पर मंडराते खतरे को देखकर वो तुरंत ड्यूटी पर लौटने का फैसला करता है। वो जैस्मीन से वादा करता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद वो उसे लेने ज़रूर आएगा, और फिर वो एयरफोर्स बेस लौट जाता है। उधर डेविड एलियन सिग्नल को पूरी तरह डिकोड कर लेता है और उसे पता चलता है कि एलियंस पृथ्वी के सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करके हर 6 घंटे के अंतराल पर अपने जहाज़ों को निर्देश भेज रहे हैं। डेविड को अब पूरी तरह समझ आ जाता है कि एलियंस अपने सभी स्पेसशिप्स को एक खास पोजीशन पर ला रहे हैं। जैसे ही सारे जहाज़ अपनी तय जगह पर पहुंचेंगे, वे पृथ्वी पर हमला शुरू कर देंगे और अब उस विनाशकारी हमले में सिर्फ 6 घंटे बाकी होते हैं। ये जानकर डेविड अपने सभी सहकर्मियों को तुरंत शहर छोड़ने की चेतावनी देता है और खुद भी वहाँ से निकल पड़ता है। वो सीधा अपने पिता जूलियस के पास जाता है। जूलियस शहर छोड़कर भागना नहीं चाहता, बल्कि अपने बेटे के साथ सीधे व्हाइट हाउस जाना चाहता है। डेविड भी यही फैसला करता है और दोनों भगदड़ और तबाही के बीच किसी तरह व्हाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। डेविड की एक्स वाइफ कोनी व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर होती है। हालांकि उनका तलाक कई साल पहले हो चुका होता है, लेकिन डेविड अब भी उसे दिल से चाहता है।
वो उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। किसी तरह डेविड और जूलियस व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। डेविड तुरंत कोनी से संपर्क करता है और उसे पूरे खतरे की जानकारी देता है। कोनी बिना देर किए डेविड को राष्ट्रपति से मिलवाती है। डेविड राष्ट्रपति को एलियंस की पूरी योजना समझाता है और बताता है कि अब उनके पास शहर खाली कराने के लिए सिर्फ 28 मिनट बचे हैं। ये सुनते ही राष्ट्रपति तुरंत हरकत में आ जाते हैं और पूरे शहर को खाली कराने का आदेश दे देते हैं। वे अपनी पत्नी को भी फ़ोन करते हैं, जो शहर में लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही होती हैं, और उन्हें भी तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। इसी दौरान सेना वेलकम वैगन मिशन के तहत एलियन शिप से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है ताकि शांतिपूर्ण संपर्क स्थापित किया जा सके। लेकिन राष्ट्रपति अब एलियंस के इरादे समझ चुके होते हैं और तुरंत उस मिशन को रोकने का आदेश देते हैं। मगर इससे पहले कि हेलीकॉप्टर वापस बुलाए जा सके, एलियन शिप का दरवाज़ा खुलता है और अगले ही पल वो हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है। सभी हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति को समझ आ जाता है कि शहर में रुकना आत्मघाती होगा। वे बिना एक पल गवाए अपनी बेटी और कुछ खास लोगों के साथ एयरफोर्स 1 की ओर रवाना हो जाते हैं। इस विमान में डेविड और उसके पिता जूलियस भी मौजूद होते हैं। उधर शहर के एक ऊंचे बिल्डिंग की छत पर कुछ लोग एलियंस के आगमन का जश्न मना रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि एलियंस किसी देवता की तरह धरती। जैस्मीन अपने बच्चे और अपने कुत्ते के साथ ट्रैफिक में फंसी होती है। जैसे ही वो आग की लहर को अपनी ओर आते देखती है, वो तुरंत अपने बच्चे और कुत्ते को लेकर पास के टनल के मेंटेनेंस रूम में छिप जाती है। उधर राष्ट्रपति का विमान भी बड़ी मुश्किल से उस आग की चपेट में आने से बचकर निकल पाता है। इसी तरह एलियंस एक ही समय में दुनिया के कई बड़े शहरों को तबाह कर देते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और मुंबई जैसे महानगर आग में बदल जाते हैं। अगली सुबह राष्ट्रपति अपने लाखों नागरिकों की मौत पर शोक मना रहे होते हैं। तभी उन्हें यह खबर मिलती है कि उनकी पत्नी भी शहर से निकल नहीं पाई। ये खबर राष्ट्रपति को अंदर तक तोड़ देती है। इसके बाद पूरे देश की सेना में आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। अमेरिकी एयरफोर्स का एक बड़ा स्क्वाड्रन एलियंस से बदला लेने के लिए उड़ान भरता है। इस मिशन की अगुवाई कैप्टन स्टीव कर रहा होता है। वे बिना झिझक एक के बाद एक अपनी मिसाइलें एलियन शिप पर दागते हैं। लेकिन एलियन शिप एक शक्तिशाली ऊर्जा शील्ड से घिरा होता है, जो मिसाइलों को टकराने से पहले ही नष्ट कर देता है। ये देखकर सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। तभी एलियन शिप से दर्जनों छोटे लड़ाकू जहाज़ निकलते हैं और अमेरिकी फाइटर जेट्स पर जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। स्टीव और उसके साथी पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं, लेकिन एलियन फाइटर्स की ढाल के कारण वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। एलियन फाइटर्स एक एक करके अमेरिकी जेट्स को मार गिराते हैं। स्टीव अब भी डटा रहता है। वो एक एलियन फाइटर को लंबे समय तक अपने पीछे घुमाता है और आखिरकार उसे चकमा देकर ज़मीन से टकरा देता है। खुद भी वो इजेक्शन सीट की मदद से समय रहते बाहर निकल जाता है। लेकिन एलियंस यहीं नहीं रुकते। वे एयरबेस पर हमला कर देते हैं और कई सैनिकों को मार गिराते हैं। इस हमले में स्टीव का एक जिगरी दोस्त भी मारा जाता है। गुस्से से भरा स्टीव गिर चुके एलियन फाइटर में मौजूद एक एलियन को घूंसा मारकर बेहोश कर देता है और उसे पैराशूट से बांधकर रेगिस्तान में घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। उधर एयरफोर्स 1 में बैठे राष्ट्रपति अपने सैनिकों की मौत से टूट चुके होते हैं। तभी रक्षा मंत्री एलियंस पर न्यूक्लियर हमला करने की सलाह देता है। ये सुनते ही डेविड वहां पहुंचता है और इस फैसले का विरोध करता है। डेविड कहता है, अगर हमने न्यूक्लियर हमला किया तो शायद एलियंस को नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमारी धरती ज़रूर रहने लायक नहीं बचेगी। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी मानव जाति का अंत हो जाएगा। डेविड की ये बात सुनते ही रक्षा मंत्री और उसके बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रपति थक कर कुर्सी पर सिर झुका लेते हैं। तभी जूलियस आगे बढ़ता है और अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहता है, आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ डेविड की वजह से, लेकिन आप लोग धरती को बचाने के बजाय उसे खुद ही तबाह करने पर तुले हुए हैं। यह सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जूलियस आगे व्यंग भरे स्वर में कहता है, सरकार ने पहले भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ की थी। साल 1950 में न्यू मैक्सिको के रॉजवेल में एक एलियन शिप क्रैश हुआ था। उस बात को सरकार ने जनता से छुपा लिया और आज भी उस शिप को एरिया 51 में छुपा कर रखा गया है। अगर उस वक्त सरकार सच बता देती तो आज हमारे पास एलियन से लड़ने की तैयारी पहले से होती। यह सुनकर राष्ट्रपति मुस्कुराते हुए जूलियस को समझाने की कोशिश करते, ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। झांक चुके होते हैं
उन्हें पता चलता है कि ये एलियन टिड्डियों की तरह पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। वे हर उस ग्रह पर हमला करते हैं जहाँ जीवन और संसाधन होते हैं, और सब कुछ लूटने के बाद उस ग्रह को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। ये सच जानकर राष्ट्रपति का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वे एलियंस पर न्यूक्लियर हमले का आदेश दे देते हैं। उधर स्टीव को पूरा यकीन होता है कि जैस्मीन अब भी जिंदा होगी। वो मिलिट्री के पहरे के नीचे से एक हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और उसे खोजने निकल पड़ता है, और उसकी किस्मत साथ देती है। जैस्मीन उसे सही सलामत मिल जाती है। वहीं बचे हुए लोगों के एक समूह में राष्ट्रपति की पत्नी भी मौजूद होती है, जो बुरी तरह घायल होती है। स्टीव उन सभी को लेकर एरिया 51 वापस पहुंच जाता है। इसके बाद सेना एलियन शिप पर न्यूक्लियर हमला करती है। एक फाइटर जेट एलियन शिप के बेहद करीब जाकर उस पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग देता है। एक भयानक विस्फोट होता है। आसमान रोशनी से भर जाता है और कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है। सबको लगता है कि अब एलियन शिप ज़रूर तबाह हो गई होगी, लेकिन जैसे ही धुएं के बादल हटते हैं सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एलियन शिप ज़रा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई होती। न्यूक्लियर मिसाइल भी उसकी ढाल को तोड़ नहीं पाई होती। पूरा कंट्रोल रूम मायूसी में डूब जाता है। इसी वक्त राष्ट्रपति को एक और बड़ा झटका लगता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी पत्नी अंदरूनी चोटों की वजह से अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। उधर डेविड धरती की तबाही देखकर टूट चुका होता है। वो शराब के नशे में चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है। तभी उसके पिता जूलियस वहाँ आते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं कि वो जाकर आराम करें, वरना उसे ठंड लग जाएगी और ज़ुकाम हो जाएगा। ज़ुकाम ये शब्द सुनते ही डेविड के दिमाग में जैसे बिजली चमक जाती है। उसे अचानक एहसास होता है। वो तुरंत राष्ट्रपति और सभी सुरक्षा अधिकारियों को इकट्ठा करता है और कहता है, हमारे पास एलियंस को हराने का अभी भी एक रास्ता बचा है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। डेविड बताता है कि उसने एक खास तरह का कंप्यूटर वायरस तैयार किया है। अगर वह वायरस एलियंस के ही सिग्नल के ज़रिए उनकी मदद शिप में डाल दिया जाए तो उनकी ऊर्जा ढाल लगभग 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगी, और उसी 1 मिनट में हम उनकी शिप्स को मिसाइल से तबाह कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है, उस वायरस को मदद शिप तक पहुंचाएगा कौन? तभी डेविड एरिया 51 में रखी हुई एलियन शिप की तरफ इशारा करता है और कहता है, हम इसी शिप का इस्तेमाल करेंगे। अब उसे सिर्फ एक ऐसे पायलट की ज़रूरत होती है जो इस मिशन के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो। अब उन्हें एक ऐसे पायलट की ज़रूरत होती है जो उस छोटे एलियन शिप को उड़ाकर डेविड को मदरशिप के अंदर पहुंचा सके। इस मिशन के लिए स्टीव आगे आता है। डेविड और स्टीव दोनों मिलकर इस असंभव से लगने वाले मिशन को पूरा करने की कसम खाते हैं। इधर राष्ट्रपति दुनिया भर के देशों की सेनाओं को आदेश देते हैं कि वे अपने अपने देशों में मौजूद एलियन शिप पर एक साथ हमला करें, लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स के पास जाएगी और ज़ुकाम हो जाएगा। ज़ुकाम ये शब्द सुनते ही डेविड के दिमाग में जैसे बिजली चमक जाती है। उसे अचानक एहसास होता है। वो तुरंत राष्ट्रपति और सभी सुरक्षा अधिकारियों को इकट्ठा करता है और कहता है, हमारे पास एलियंस को हराने का अभी भी एक रास्ता बचा है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। डेविड बताता है कि उसने एक खास तरह का कंप्यूटर वायरस तैयार किया है। अगर वो वायरस एलियंस के ही सिग्नल के ज़रिए उनकी मदद शिप में डाल दिया जाए तो उनकी ऊर्जा ढाल लगभग 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगी, और उसी 1 मिनट में हम उनकी शिप्स को मिसाइल से तबाह कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है, उस वायरस को मदद शिप तक पहुंचाएगा कौन? तभी डेविड एरिया 51 में रखी हुई एलियन शिप की तरफ इशारा करता है और कहता है, हम इसी शिप का इस्तेमाल करेंगे। अब उसे सिर्फ एक ऐसे पायलट की ज़रूरत होती है जो इस मिशन के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो। अब उन्हें एक ऐसे पायलट की ज़रूरत होती है जो उस छोटे एलियन शिप को उड़ाकर डेविड को मदरशिप के अंदर पहुंचा सके। इस मिशन के लिए स्टीव आगे आता है। डेविड और स्टीव दोनों मिलकर इस नज़दीकियों में बदल जाती हैं। फिर शुरू होती है मानव जाति की आखिरी उम्मीद। डेविड और स्टीव एलियन शिप लेकर अंतरिक्ष की ओर उड़ते हैं। जैसे ही वे मदरशिप के पास पहुंचते हैं, मदरशिप अपने विशाल दरवाजे खोलकर उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। उनका शिप अंदर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकता है। वहाँ वे देखते हैं कि हज़ारों एलियन युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही डेविड अपने कंप्यूटर से वायरस मदरशिप के सिस्टम में अपलोड कर देता है और एयरफोर्स को हमला करने का सिग्नल भेज देता है। एयरफोर्स तुरंत मिसाइल दागती है, लेकिन एलियन शिप की ढाल अब भी सक्रिय होती है। मिसाइल बेकार चली जाती है। सब निराश हो जाते हैं। जनरल सभी को वापस लौटने का आदेश देता है, लेकिन राष्ट्रपति हार मानने से इनकार कर देते हैं। वे एक बार फिर हमला करने का आदेश देते हैं। इस बार एलियन शिप की ढाल निष्क्रिय हो चुकी होती है और मिसाइल सीधे एलियन शिप से टकराती है। पूरा आसमान गूंज उठता है।
अब ज़मीन पर भी युद्ध शुरू हो जाता है। एलियन अपने लड़ाकू विमान छोड़ते हैं, लेकिन इस बार इंसानी फाइटर जेट्स उन्हें बराबरी की टक्कर देते हैं। आसमान जंग का मैदान